नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। और साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर और 1 अप्रैल करंट अफेयर के बारे में। आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हम लोग यदि बात करें यहाँ पर विशेष तौर पर सिविल सेवा जो एग्ज़ाम होती है उसको देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि जो भी और भी इससे संबंधित पीसीएस एग्ज़ाम हो गया और भी जो ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह आपका हो गया, तो इन सभी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मान के चलिए, विश्वास रखिए, यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, आज की पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले एक खूबसूरत सा लाइन कहते हुए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। खूबसूरत सा लाइन है साथियों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद खुद पे यकीन रखना मेरे दोस्त, खुद पे यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती, है ना। इस सफलता की जर्नी में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो आपका साथी है वो है खुद पर विश्वास, है ना। यदि आप खुद पर विश्वास रख करके निकले हैं इस जर्नी में तो यकीन मानिए थोड़ा सा देर जरूर हो सकता है या फिर थोड़ा सा जल्दी ही आपको मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। जो आप सपना लेकर के चल रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी मंजिल है साथियों, बिल्कुल 100% आपको मिलेगा, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और कदम दर कदम बढ़ाते चलिए। रेगुलर आप कंटिन्यूटी बना करके आप रेगुलर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करते चलिए। क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए मेहनत कीजिए और अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए कि कौन सा आपका वीकर सेक्शन है, और साथ ही साथ अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी बेहतर होनी चाहिए। और बेहतर अप्रोच कहने का मतलब हो गया कि वेटेज के आधार पर आपको तैयारी करनी है कि कौन से पोर्शन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, कौन से पोर्शन हमारे लिए उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग करते हैं चर्चा में रहा था एक बहुत घातक बीमारी और इसका प्रकोप जो है दिन ब दिन गहराता जा रहा है और ये काफ़ी चर्चा का बना हुआ विषय है साथियों, ये खास करके अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपका है, चर्चा में रहा था मार्बर्ग वायरस, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा था मार्बर्ग वायरस, और यही मार्बर्ग वायरस के बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ पर कौन से कथन जो है वो आपका सही नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, उसके बाद इस बीमारी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो मार्बर्ग वायरस जो है एक इबोला जैसा वायरस है जो वायरल रक्तस्रावी बुखार, वायरल होमोरहैजिक फीवर या फिर हीमोरहैजिक फीवर का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ये है। दूसरा है मार्बर्ग और इबोला दोनों वायरस फिलोविरिडे परिवार, जिसे फिलोवायरस फैमिली भी बोलते हैं, के सदस्य हैं और दोनों रोग का चिकित्सीय रूप समान है। मतलब दोनों का इलाज जो होता है लगभग समान होता है। अगला है साथियों, तंजानिया ने हाल ही में मार्बर्ग वायरस के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। तो साथियों यहाँ पर यदि हम ऑप्शनों की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो बिल्कुल सही है कि मार्बर्ग वायरस एक इबोला जैसा वायरस है। इबोला वायरस आप लोग नाम सुने होंगे और इसी प्रकार से इसका जो मुख्य लक्षण है उसमें तो हालांकि और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि आपको आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आना, उल्टी आना, दस्त का बनना, ये सारी लक्षणें हैं जो एक खास करके आप मलेरिया टाइफाइड वगैरह बीमारी में जो आप देखते हैं। इसके साथ साथ रक्त स्रावी बुखार, मतलब पूरा बहुत तेज बुखार इसमें आता है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका फिलो वायरस है ना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि इनका फैमिली जो है वो आपका फिलो वायरस से संबंध रखता है और ये दोनों रोग जो है चिकित्सीय रूप से समान है। कौन कौन? इबोला और आपका मार्बर्ग वायरस। और तंजानिया साथियों अफ्रीका का एक देश है
जिन्होंने हाल ही में मारबर्ग वायरस की बहुत तेजी से यहाँ पर विस्तारित होने के कारण इसको प्रकोप की श्रेणी में, इस वायरस को प्रकोप की श्रेणी में इसकी पुष्टि किया गया है। मतलब इसका अब तेजी से इसका विस्तार हो रहा है और ये घातक साबित हो रहा है तंजानिया वाले क्षेत्रों में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है, ये भी सही है, मतलब डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में डिटेल में और बात बता देते हैं, चूंकि आप लोग सिविल सेवा से जुड़े हुए साथी हैं, इसलिए डिटेल में इसके बारे में और भी पहलुओं को याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों, ये जो वायरस है इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं और यहीं पर आपका सारे कन्फ्यूजन, यही मार्बर्ग वायरस, इसी को शॉर्ट में एमबीडी भी बोलते हैं, को पहले मार्बर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। यह एक गंभीर घातक रक्तस्रावी बुखार है। मार्बर्ग जो है इबोला की तरह फाइलो वायरस है, चिकित्सीय रूप से दोनों समान है, जो हम बात कर चुके हैं। अगला जो है साथियों, पहली बार ये वायरस जो है वो आपका कहाँ देखने को मिला, तो पहली बार जो है साथियों ये 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में एक साथ फैलने के बाद इस बीमारी का पता चला। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब ये हुआ साथियों कि सबसे पहले ये वायरस की उत्पत्ति या फिर कहें विस्तार या फिर प्रभाव देखा गया था मार्बर्ग शहर में। ये मार्बर्ग शहर जो है जर्मनी में, और इसी कारण इसका नाम भी रख दिया गया मार्बर्ग वायरस, है ना। 1967 में, बहुत पुराना वायरस यूं कहें हम लोग कह सकते हैं। अगला है, इस बीमारी की औसत मृत्यु दर जो है 50% है। मतलब एवरेज मान के चलें 100 आदमी को ये वायरस यदि इसको प्रभावित कर रहा है, 100 व्यक्तियों को, उसमें से 50% लोग जो हैं वो भगवान को प्यारे होने वाले हैं। अगला जो है साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि वायरस स्ट्रेन और केस मैनेजमेंट के आधार पर या 24% अथवा 88% तक हो सकता है। मतलब वायरस के स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा कि मृत्यु दर जो है वो घटेगी और या फिर बढ़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। ये एक फ्रूट होता है जिसे बोलते हैं रोसेस फ्रूट। तो रोसेस फ्रूट्स में जो बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं साथियों, इसी चमगादड़ के द्वारा इस वायरस का मतलब कह सकते हैं विस्तारित किया जाता है, फैलाव किया जाता है। इसीलिए रोसेट्स फ्रूट बैट को इस वायरस का नेचुरल होस्ट माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है युगांडा, है ना। युगांडा एक कंट्री है, आप जानते होंगे, और युगांडा में साथियों माना जाता है, युगांडा एक क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो विस्तार हुआ था वो ग्रीन मंकी के कारण हुआ था। ग्रीन मंकी एक बंदर का ही प्रजाति है और इसी से यहाँ पर युगांडा वाले क्षेत्रों में आपका ये वायरस का विस्तार हुआ था, वायरस का फैलाव हुआ था, है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको क्या बात रखनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें जो आपको याद रखनी है साथियों, पहला यदि पॉइंट की हम बात करें, है ना, तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति मार्बर्ग से हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मार्बर्ग वायरस, है ना। अगला दूसरा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं कि यह जो है साथियों रोसेट्स फ्रूट, अभी बात किए रोसेट्स फ्रूट के चमगादड़ के द्वारा इसका फैलाव होता है। तीसरा आप लोग याद रखना है कि ये इबोला वायरस के संबंध, मतलब इसका जो संबंध है वो इबोला जो बीमारी है ना, इबोला का जो बीमारी है उससे संबंध रखता है। तो ये तीन बातों को आपको यहाँ पर याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है। और चौथा बात मैंने बात किया कि तंजानिया सरकार ने इसे प्रकोप की घोषणा किया है इस वायरस का फैलाव को देखते हुए। तो तंजानिया के बारे में याद रखिएगा और शायद इसीलिए ये चर्चा में भी था, इसी कारण ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साथियों संचरण के बारे में, है ना। संचरण कहने का मतलब होता है कि यह फैलता कैसे है। तो साथियों यह फैलने का जो इसका ये है कारक है वो व्यक्ति खुद है। मतलब कोई भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आते हैं तो आपको हो सकता है। इसके अलावे संक्रमित लोगों के रक्तस्राव, अंगों अथवा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को सीधा संपर्क में आते हैं, मतलब
कोई भी संक्रमित व्यक्ति का कोई भी तरल पदार्थ है, चाहे खून हो, चाहे कोई भी अंगों से कटा फुटा कोई और लिक्विड संबंधित कोई भी चीज हो, तो उसके माध्यम से आपका फैल सकता है। इसके अलावा जो बात करें हम लोग नेक्स्ट जो है, इन तरल पदार्थों को दूषित सतहों और वस्तुओं जैसे बिस्तर, कपड़ा आदि के संपर्क में भी यदि आप आते हैं, संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर जाते हैं, उनके कपड़े के संपर्क में आते हैं, तो भी आपको फैल सकता है। मतलब कह सकते हैं बहुत घातक इस बीमारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यदि ब्लड रिलेशन या फिर ब्लड कॉन्टेक्ट से सिर्फ फैलता तो आसान उतना जल्दी से नहीं फैलता, लेकिन यदि उसके करीब और उसके संपर्क से फैल रहा है, इट मीन्स ये कह सकते हैं बहुत तेजी से फैल सकता है और बहुत घातक इसका परिणाम हो सकता है। और शायद इसीलिए आप जानते हैं कि तंजानिया सरकार ने इसे प्रकोप की श्रेणी में डाल दिया है ना। अब देखिए इसकी लक्षणों की बात करें तो वही जो मैंने बताया कि लक्षण जो है सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, रक्तस्राव है। अब बात करते हैं इसका क्या उपचार है। तो इसका कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन यह बीमारी जो है चूंकि मलेरिया और टाइफाइड से जैसे मैच करती है, इसीलिए इन्हीं के दवाइयों को यहाँ पर सामान्यतः इलाज में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसमें बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट होता है और एलिजा टेस्ट ये दो टेस्टों के माध्यम से पता चल पाता है कि किन किन व्यक्तियों को या फिर किनको वायरस का प्रभाव किनके अंदर पहुंच चुका है, मतलब किसको बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके लिए टेस्ट की जाती है PCR टेस्ट या फिर एलिजा टेस्ट, है ना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें है वो है उपचार में बात करें हम लोग तो उपचार में जैसे कि मैंने बात किया, जो मार्बर्ग है, रक्तस्रावी बुखार के कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन नहीं है, लेकिन उचित देखभाल मतलब प्रिकॉशन या फिर कह सकते हैं खुद का आप अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, ऐसे जगहों पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर इसका मतलब प्रकोप ज़्यादा हुआ है या फिर ज़्यादा तेज गति से फैल रहा है, तो आप बच सकते हैं। मतलब अभी तो भारत में इसकी तो कोई पुष्टि अभी तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ अफ्रीका वाले क्षेत्रों में जहाँ पर इसका बचाव मतलब करना है, तो यही उपाय है कि संक्रमित लोगों से दूर रहें और अच्छे से आप कह सकते हैं यदि बाहर गए हैं तो अच्छे से कपड़ा आकर के धो लें। मतलब इस प्रकार से यदि किया जाता है, मतलब कह सकते हैं जागरूकता बढ़ा करके यहाँ पर बचाव किया जा सकता है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति से संबंध में, है ना। तो हाल ही में हमारे जो विदेश व्यापार या फिर कहें वाणिज्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 जारी किया गया है, और इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन है नई विदेश व्यापार नीति के तहत पहले चरण के लिए 2200 से 25 करोड़ योजना की तैयारी की गई है ना। मतलब नए विदेश व्यापार नीति के तहत पहले चरण के लिए 2200 से 2500 करोड़ की योजना तैयार की गई है, मतलब इस व्यापार नीति को सफल बनाने के लिए। अगला ऑप्शन बात करते हैं, इस पॉलिसी का लक्ष्य है भारत का निर्यात को 2030 तक $4 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी है कोई भी सही नहीं है। साथियों यहाँ पर कथनों की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक कथन सही है और एक कथन यहाँ पर गलत है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। तो जो हम बात किए हैं, जो मुख्य जो इसमें बात किए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो नई जो व्यापार नीति जो जारी किया गया है, सबसे पहले आपको याद रखना है वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री जो हैं हमारे पीयूष गोयल, है ना, पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। एक बात ये हो गया। अब दूसरा बात आपको याद रखना है कि इसके तहत साथियों 2030 तक 2 ट्रिलियन, है ना, 2 ट्रिलियन जो है व्यापार की लक्ष्य को अचीव करने का यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया है कि 2030 तक हमारा जो व्यापार है वो किस प्रकार से 2 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, है ना। तो ये दो मुख्य बातों को आपको याद रखनी है। अब चलिए इसके बारे में और भी कुछ बेसिक बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो योजना से संबंधित या फिर आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसके अलावा जो मुख्य उद्देश्य है साथियों,
वो है भारतीय रुपये को, है ना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रुपया जो है वो वैश्विक मुद्रा कैसे बने, मतलब हार्ड करेंसी कैसे बने, और हमारे रुपया कैसे विश्व लेवल पर इसका वैल्यू बढ़े और इसके माध्यम से व्यापार को प्रमोशन हो, ये आपका प्रयास इसमें किया जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं साथियों, हाल ही में आरबीआई ने एक विशेष खाता जिसे वोस्ट्रो खाता के तहत कई देशों को रुपये में व्यापार करने के लिए आह्वान किया है, रुपये में व्यापार करने के लिए छूट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निर्यात को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से किया गया है और आयात को बेहतर करने के उद्देश्य से ही किया गया है। तो भारत की जो मुद्रा है वो वैश्विक मुद्रा बने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़े, ये इस पॉलिसी का एक लक्ष्य है। इसके अलावा टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, है ना, मतलब कुछ क्षेत्र होंगे जो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के क्षेत्र होंगे और इस लिस्ट में फरीदाबाद को रखा गया है, फरीदाबाद को, मुरादाबाद को, मिर्जापुर को, वाराणसी को, जहां से एक्सपोर्ट के विशेष सुविधाएं होंगी और जहां से एक्सपोर्ट को बहुत तेज गति से प्रमोट किया जाएगा। अगला इसमें तीसरा प्रावधान है साथियों, या फिर कहें नेक्स्ट प्रावधान, बैटरी से चलने वाले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके लिए बाध्यता की शर्तों में ढील दी गई है ना। मतलब बैटरी से जो चलने वाली जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिसे हम लोग कहते हैं, इनके निर्यात बाध्यता की शर्तें में ढील दी गई है, मतलब इनको निर्यात करने में सहूलियत प्रदान किया गया है। तो ये भी आप पॉलिसी के बारे में याद रख सकते हैं। और अगला जो है नेक्स्ट यदि बात करें तो वो है आपका कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन जैसे प्रावधान भी आपका शामिल है। मतलब भविष्य में किस प्रकार से हम बेहतर कर पाएंगे, किस प्रकार से हम बेहतर कर पाएंगे, है ना, अपनी वाणिज्य विभाग को, और इसके माध्यम से हम कैसे तेजी से निर्यात को बढ़ा पाएंगे, इसका पुनर्गठन भी किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, हाँ अगला क्वेश्चन है साथियों, चर्चा में रहा था, ये भी योजना जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चर्चा में रही थी संशोधित ऋण गारंटी योजना, है ना, संशोधित ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ये आपका कथन है। पहला है, यह योजना एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम बोलते हैं हम लोग। इस योजना जो है, नई योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। ए एंड बी दोनों सही है, उपरयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये दो बातों ये योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले बात करें इस योजना के बारे में, 2-3 बातों को आपको याद रख लेनी है ना। क्या क्या याद रख लेनी है? तो यह जो है ये जो है एमएसएमई मंत्रालय की योजना है। और जो दूसरा मैंने बता दिया कि यह योजना जो है इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसके तहत प्रावधान किया गया है साथियों कि अब जो होगी इस तहत अब ऋण गारंटी योजना है, इसके तहत क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा, गारंटी युक्त ऋण मिलेगा। किसको मिलेगा? एमएसएमई जो काम करने वाले, जो हमारे लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग में जो हमारे व्यापारी हैं उनको मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर अब ऋण योजना में गारंटी जो होगा 2 करोड़ से अधिकतम बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया, मतलब 5 करोड़ तक ऋण अब गारंटी युक्त ऋण मिलने का यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में, डिटेल में चर्चा कर देते हैं। तो साथियों ऋण गारंटी योजना की बात करें तो देश के सूक्ष्म लघु उद्योग के एक संशोधित ऋण गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू कर दिया गया है ना। मतलब आज 1 अप्रैल है और आज से यह योजना जो है लागू हो चुका है। अब इसमें क्या प्रावधान है? इसमें वही प्रावधान है जो हम बात किया ऑप्शन में कि इसमें 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए वार्षिक शुल्क जो होगा अधिकतम 2% से घटा करके 0.37% कर दिया गया। मतलब ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो प्रतिशत है वो भी घटा दिया गया है।
अगला है नई योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही 10 लाख रुपये तक का ऋण बकाया के लिए गारंटी संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। मतलब जिसका 10 लाख रुपये तक का बकाया है, ऋण बकाया है या फिर बकाएगा भविष्य में, उन सभी को किसी भी प्रकार से, है ना, कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए जरूरत नहीं होगी। ये भी आपका इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट को ये यहाँ पर एक और प्रावधान याद रखिएगा कि इस योजना में 30 मार्च 2023 को 8,000 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में वर्तमान में कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश में साथियों अभी जो वर्तमान में बात करें तो 2 ऐसे यूटी है जहां पर विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली है ना, और बाकी 6 यूटी में अभी नहीं है। और ये 2 यूटी कौन है, तो एक है आपका कौन सा, पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी, और दूसरा जो है साथियों वो कौन है, वो आपका है दिल्ली है ना। तो दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है लेकिन वहां पर काम अभी नहीं कर रहा है ना। तो प्रावधान यदि पूछा जाए तो 3 यूटी हो जाएगा, लेकिन काम कितने राज्यों में हो रहा है विधानसभा से, तो दो केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना। अब आगे बात करते हैं साथियों, यही में से एक है जिस जहां पर काम हो रहा है, उसी में से एक है, वो है आपका पुदुचेरी। और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन रंगासामी, है ना। तो एन रंगासामी के आह्वान पर ही पुदुचेरी के विधानसभा में उपस्थित जितने भी विधायक थे, अधिकतर विधायकों ने पुदुचेरी को राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। और ये प्रस्ताव जो है अब केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, क्योंकि आप जानते हैं पुदुचेरी जो है साथियों एक यूनियन टेरिटरी है और इसके संबंध में जो भी प्रशासनिक या फिर कहें जो भी पुदुचेरी का प्रशासन से लेकर के सारी चीजों को देखभाल करने का जो काम होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में होता है, राष्ट्रपति के नेतृत्व में, है ना। तो यदि अब पुदुचेरी को राज्य की श्रेणी में शामिल होना है, जिस प्रकार से हमारा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश जो हमारे राज्य है उस प्रकार से, तो इसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी होगा। तो संसद के पास भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि संसद इसे अप्रूव करता है या फिर रिजेक्ट करता है, तो ये चर्चा का विषय में बना हुआ है ना। चलिए अब पुदुचेरी के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं मैटर क्या है। तो मैटर ये है साथियों कि हमारे जो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन रंगास्वामी के आह्वान के बाद राज्य विधानसभा ने 31 मार्च को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पुदुचेरी को राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया है ना। अब राज्य का दर्जा देने से क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले राज्य का दर्जा देने से यहाँ की जो विधानसभा है उसको ज़्यादा पावरफुल मिल जाएगा, उनके पास ज़्यादा पावर हो जाएगा। और भी स्टेट की तरह ये केंद्र से बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं इनका अपना एक शक्ति हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राज्य सूची। तो राज्य सूची से संबंध में जितने भी कामकाज होंगे वो सभी ये आप कर सकेगा ये बेहतर तरीके से, है ना। तो ये आपका, अब बात कर लेते हैं आपका मांग के कारण क्या है, मतलब यहाँ पर जो अलग राज्य की मांग जो की जा रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों भाषाई संस्कृति के कारण देश में नए राज्यों का निर्माण का आधार रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और भाषा के आधार पर ही तो एक गठन किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो भाषा संस्कृति जो है इसके आधार पर एक तो एक आधार रहा है। दूसरा जो है साथियों वो है स्थानीय संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, है ना। मतलब जैसे कि अब पुदुचेरी का आप लोकेशन देखिएगा, पुदुचेरी जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो सभी जगह पर एक जैसे संसाधन तो है नहीं।
तो यहाँ पर केंद्र के अकॉर्डिंग जो है संसाधनों का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पर राज्य बनेगा तो राज्य के हितों के अकॉर्डिंग देखते हुए राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से बेहतर तरीके से क्या करेगा, संसाधनों का प्रतियोगिता करेगा, मतलब यहाँ पर संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही भी है, जिसे कुछ नहीं कर पाती है पुदुचेरी, क्योंकि वास्तविक पावर जो है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो कुछ क्षेत्रों की लापरवाही जो प्रति सरकार की जो लापरवाही है उससे भी ठीक किया जा सकेगा। संसाधनों का अनुचित आवंटन होगा। इसके अलावा संस्कृति, भाषा, धर्म आदि में जो अंतर है ना, तो ये भी आपका एक मांग का कारण बन रहा है यहाँ पर। इसके अलावा रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में भी अर्थव्यवस्था विफल रहा है। तो ये भी आपका एक कारण रहा है कि रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे हैं। तो शायद अलग राज्य बनने से शायद राज्य सरकार जो है बेहतर काम कर पाएगी रोजगार के संदर्भ में, इसलिए मांग किया जा रहा है। अगला है लोकप्रिय लामबंदी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी इसका एक कारण है। बिल्कुल, अभी जो है साथियों यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं, तो आप जानते होंगे यहाँ पर जैसे कि केंद्र सरकार का यहाँ पर पावर ज़्यादा है, राष्ट्रपति का पावर के अकॉर्डिंग ये चलता है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं बहुत सारे एक स्वतंत्र तरीके से जो निर्णय होते हैं, राजनीतिक निर्णय, वो नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार का आरोप आप देखते हैं आए दिन केजरीवाल जो है, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो भी लगाते रहते हैं आरोप कि दिल्ली के डेवलपमेंट में यहाँ की जो यूटी सिस्टम है या फिर केंद्र शासित दर्जा जो है सबसे बड़ा रुकावट है ना। तो इनका बेबुनियाद बात नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी बातें जो होती है आप जानते हैं राजनीति में, वो एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे की छवि खराब करने के उद्देश्य से की जाती, लेकिन फिर भी आप मान के चलते हैं जिस प्रकार से आपका कल्याण तभी हो सकता है जब आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तब जाकर के आपका संपूर्ण या फिर कहें बेहतर तरीके से आपका विकास होता है, कल्याण होता है। तो बस वही बात है यहाँ पर भी, जिस प्रकार एक आदमी इंडिपेंडेंट लाइफ के बिना सर्वोच्च उसका कल्याण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पुदुचेरी भी उसी प्रकार से है ना। अब आगे बात करते हैं पुदुचेरी की। बात करें हम लोग तब पुदुचेरी जो है साथियों पुदुचेरी शहर दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। मतलब पुदुचेरी की राजधानी जो है वो पुदुचेरी ही है ना। आगे बात करें इस यूटी का गठन की बात करें तो 1962 में हुआ था। 1962 में पुदुचेरी का गठन हुआ था। फ्रांस से आजाद करके इसको गठन किया गया था, चूंकि आप जानते हैं फ्रांसीसियों का यहाँ राज हुआ करता था, है ना। और भारत में ये 4 पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में ये किया गया था। पांडिचेरी जिसे आप पुदुचेरी बोला जाता है, ये और कराईकल भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट के साथ जुड़े हुए हैं। यनम पूर्वी तट के साथ उत्तर में और माहे केरल राज्य में पश्चिमी मालाबार तट पर गिरा हुआ है ना। मतलब साथियों ये तो वैसे भी आपको पता होगा, ये पुदुचेरी जो है ना, पुदुचेरी जो है साथियों ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में, एक आपका है केरला में, केरला, और केरला में आप जानते हैं माहे जिला जो है ना। दूसरा बात करें हम लोग, दूसरा तो तमिलनाडु में 2 जिला, एक है कराईकल है ना, और एक है आपका पुदुचेरी, ठीक है। अगला जो है साथियों वो है आपका तीसरा राज्य, और तीसरा राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो जिला है वो है अनम जिला, है ना। तो ये आपको याद रखना है, केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी अनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब 4 प्रमुख जिले से मिलकर के बनता है क्या, ये आपका बनता है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बात करते हैं और इसके बारे में कुछ पहलुओं को देख लेते हैं पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी से संबंधित हम लोग लगभग बात कर लिए। अब बात करते हैं नए राज्यों से संबंधित हमारा प्रावधान क्या है संविधान में, है ना।
मतलब नए राज्य कैसे बनते हैं। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून के द्वारा ऐसे नियम और शर्तों पर संघ में प्रवेश या फिर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। मतलब नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, इस राज्य में बदलाव करने की शक्ति जो है किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार के पास नए राज्यों को निर्मित करने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने घटाने और किसी भी राज्य के सीमाओं में नाम परिवर्तित करने की शक्ति है ना। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी राज्य को नियम शर्तों के अनुसार संघ में प्रवेश या फिर नए राज्यों की स्थापना कर सकता है भारत की संसद। और तीसरा में कहता है कि कोई राज्य जो ऑलरेडी एग्जिस्ट में है, जो ऑलरेडी भारत में बने हुए हैं, उनके सीमाओं में बदलाव करना हो, उनको उनके आकार को घटाना बढ़ाना हो, या फिर नए राज्य उसको तोड़ करके बनाए जाने की बात हो, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है करती है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है साथियों आईपीएल से संबंधित। आप जानते हैं हाल ही में आईपीएल का नया चरण शुरू हुआ है, तो इससे संबंध में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं जो भूतपूर्व नियमों में बहुत कह सकते हैं बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव जो हुए वही आपका क्वेश्चन है। फिर भी मैं देख लेता हूँ, हाल ही में शुरू हुआ आईपीएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो बतानी है। यह आईपीएल का 17वां संस्करण है, बिल्कुल गलत है। इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी टीम अपने प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी को बदल सकता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। और इस आईपीएल में वाइड और नो बॉल के साथ बाउंड्री के लिए डीआरएस शामिल है, बिल्कुल गलत है ना। तो डीआरएस के नियमों में बदलाव किया गया है। और एक जैसे कि पहले क्या होता है, जो आप प्लेइंग 11 में 11 डिसाइड कर लिए वो आपका परमानेंट हो गया। आप उसमें से यदि किसी का चोट लग गया है तो आप क्या करते हैं, उसको बाहर नहीं कर सकते। उसको बाहर करिएगा तो वो बाहर हो जाएगा, फिर वो ना बैटिंग करेगा ना बॉलिंग करेगा, है ना। मतलब उसके जगह पर रिप्लेस कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार जो है साथियों ये बदलाव किया गया है कि प्लेइंग 11 में आप एक खिलाड़ी को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये प्रावधान, नया प्रावधान जुड़ा है, ये आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ जो नियम था खास करके डीआरएस है ना, डीआरएस जिसे जो आपका जिसे धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं, कभी कभार बोल दिया जाता है। मतलब रिव्यू करने का जो तरीका है, जैसे बहुत सारे जो एम्पायर के फैसले से सहमत नहीं होते हैं वो क्या कर लेते हैं, डीआरएस ले लेते हैं और एम्पायर के फैसले के अगेंस्ट में अपील करते हैं कि इस फैसले को हम नहीं मानते हैं भाई, हमको ये संतुष्टि नहीं दे रहा है। तो उसी संदर्भ में डीआरएस का यूज किया जाता है। तो पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ आप एलबीडब्ल्यू जो आउट होता था, एलबीडब्ल्यू है ना, एलबीडब्ल्यू जो आउट होता था, आउट हो जाते थे जो खिलाड़ी, उसी के संदर्भ में आपका डीआरएस लिया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है कि यदि कोई भी गेंदबाज वाइड फेंक रहा है या फिर नो बॉल फेंक रहा है और एम्पायर नहीं दे रहा है वाइड की मान्यता, या फिर नो बॉल को एम्पायर नहीं मान रहा है, तो जो बैट्समैन होगा वो आपका डीआरएस का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेगा। तो बैट्समैन जो होगा, यदि एम्पायर के फैसले जो वाइड दिया गया हो या फिर नो बॉल दिया गया हो या फिर वाइड नहीं दिया गया हो या फिर नो बॉल नहीं दिया गया हो, ऐसे फैसलों के खिलाफ डीआरएस इस्तेमाल कर सकता है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर सी भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री, मतलब आप चौका लगाए हैं या फिर छक्का लगाए हैं, इसके संदर्भ में डीआरएस कोई यहाँ पर अलाउ नहीं है। इसमें तो खुद एम्पायर खुद चेक करते हैं, यदि उनको कन्फ्यूजन रहता है चौका छक्का में तो खुद चेक करते हैं कि भाई कौन सा यह चौका है कि छक्का है, उसको रिप्ले मशीन से चेक किया जाता है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं आईपीएल के संदर्भ में जो डीआरएस में बदलाव किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल में डीआरएस के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि आईपीएल में हर टीम को एक पारी में 2 रिव्यू दिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 2 रिव्यू। और अभी तक सिर्फ आउट और नॉट आउट पर ही खिलाड़ी या कप्तान डीआरएस की मांग कर सकते थे। लेकिन अब अगर फील्ड एम्पायर द्वारा, मतलब जो एम्पायरिंग कर रहे हैं,
किसी बॉल को वाइड या नो बॉल दी जाती है तो इस पर भी कप्तान रिव्यू ले सकते हैं और खिलाड़ी जो बैटिंग कर रहे हैं वो भी रिव्यू ले सकता है। ऐसे में अब आईपीएल का रोमांच और बढ़ जाएगा। बता दें, कभी कभी वाइड और नो बॉल की वजह से टीम को मैच गंवानी पड़ती है। ऐसे में यह नियम टीम के लिए अच्छा साबित होगा। अब अगला जो है साथियों वो है आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इसमें क्या है, इसके अलावा इस बार आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी लागू होगा, जिसमें टीमों के कप्तान टॉस के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। अब तक टॉस से पहले कप्तान को प्लेइंग 11 खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट मैच रेफरी को सौंपनी पड़ती थी, मतलब टॉस से पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टॉस के समय अब दोनों टीमों के कप्तान दो दो लिस्ट लेकर के आएंगे और टीम सीट में प्लेइंग 11 के अलावा 5 खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा जाएगा, जिनमें से किसी एक के मैच में किसी दूसरे खिलाड़ी को बदला जा सकता है। वही यह जो नियम जो होगा साथियों विदेशी खिलाड़ियों पर तब भी लागू होगा जब पहले से प्लेइंग में 11 में से चार से कम विदेशी प्लेयर होंगे। मतलब विदेशी प्लेयर यदि बदलाव करना चाहता है यहाँ पर कप्तान, तो कंडीशन ये है कि उस प्लेयर में 11 प्लेयर में विदेशी प्लेयरों की संख्या 4 से कम होनी चाहिए, है ना। तो ये आईपीएल है। अब इसके बारे में जो हम लोग क्वेश्चन बात किए, कौन सा क्वेश्चन गलत है ऑप्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर साथियों आईपीएल के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो आईपीएल जो है इस बार जो आईपीएल जो आयोजित हो रहा है ये आईपीएल का 16वां संस्करण है। एक बात आपको ये याद रख लेनी है। दूसरा बात आपको याद रख लेनी है कि इसमें 10 टीमों ने भाग लिया है ना। और स्पॉन्सर जो कर रहा है वो है टाटा, है ना। टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, अगला जो क्वेश्चन है साथियों हाँ संघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार के रूप में कौन सा देश का चयन हुआ है। संवाद भागीदार मतलब संघाई सहयोग संगठन में जुड़ने का एक तरह से कह सकते हैं एक कदम समीप आ जाना, मतलब एक कदम आगे बढ़ जाना। मतलब अब इनका संघाई सहयोग संगठन में जुड़ने का रास्ता बिल्कुल करीब हो चुका है, मतलब बहुत पास हो चुका है। तो ये देश जो है साथियों सऊदी अरब हो गया है ना, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार के रूप में इसका चयन हुआ है। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की बात करें साथियों तो आप लोग जानते हैं 2001 में इसकी स्थापना, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना। इसके अलावा इसमें कुल 8 देश सदस्य हैं और इसके अलावा इसका मुख्यालय चीन में, बीजिंग, चीन की राजधानी जो है बीजिंग, यहाँ पर इसका मुख्यालय है ना। और इसमें 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं और 4 पर्यवेक्षक में एक है सऊदी अरब जिसे संवाद भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का 2023 की जो बैठक हुई है वो हमारा प्यारा भारत में हुई है। और भारत में याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन का जो पर्यटन राजधानी है घोषित किया गया है वाराणसी, है ना। तो वाराणसी में ये आपका बैठक हुआ है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को बात कर लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित, है ना। तो सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के एक और कदम करीब पहुंच गया है और चीन और रूस के नेतृत्व में शक्तिशाली क्षेत्रीय ब्लॉक है सऊदी अरब। पर्यवेक्षक संवाद भागीदार की स्थिति वाले अन्य देशों में मिस्र, ईरान और कतर है। मतलब पर्यवेक्षक फिर संवाद भागीदारी की स्थिति वाले में अन्य भागीदार जो देश हैं वो मिस्र, ईरान और कतर है। एससीओ की स्थापना जून 2001 में हुई थी। चीन, रूस और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के मध्य एशियाई राज्यों के साथ इसका हुआ था। उसके बाद ये जो संगठन है इसको यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा गठबंधन को दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी ये मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसमें यूरेशिया मतलब जैसे रूस भी शामिल है और एशिया का मतलब बहुत सारे देश जैसे भारत, पाकिस्तान वगैरह, चीन सब शामिल है इसमें 8 सदस्य हैं जिसमें से 4 पर्यवेक्षक राज्य का है। मतलब 4 को पर्यवेक्षक, मतलब ये लोग अभी पूर्ण सदस्यता इनको नहीं मिला है, इनको मिल सकता है। तुर्की सहित कई जो है यहाँ पर संवाद भागीदार देश हैं। अब आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान जो है साथियों 2017 में
इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया था भारत और पाकिस्तान को, है ना। जून 2005 से एससीओ पर्यवेक्षक देश ईरान को सितंबर 2021 में अस्थायी सदस्यता दी गई थी और एक साल बाद औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में हासिल होने के लिए प्रतिबद्धता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला बात करते हैं, जो हमने बात किया कि साल 2023 में संघाई की बैठक जो हुई है वो वाराणसी में हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना साथियों। यहाँ पर उपाध्यक्ष ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय लोग हैं और भारतीय हैं तो इसलिए याद रखिएगा, तो नाम याद रखिएगा, पंकज सिंह इनका नाम है, ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, है ना। और वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष है उनका नाम है क्रेमलेव, है ना, क्रेमलेव। तो ऑप्शन नंबर ये भी याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, एथलीट समिति का। ये आप मुक्केबाजी की खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहेन, असम की खिलाड़ी है, आप जानते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन चौथा है टी राजा कुमार, ये आप जानते हैं FATF के वर्तमान में चेयरमैन जो है वो टी राजा कुमार हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम द्वारा मान्यता प्राप्त 4 प्रमुख संगठनों में से एक है। इसका गठन जो हुआ था, मतलब इसका स्थापना 1983 में, और न्यू जर्सी में इसका मुख्यालय है। न्यू जर्सी जो है वो अमेरिका में मिल जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीआई से संबंधित क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूपीआई से संबंधित हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है ना। सरकार ने क्या निर्णय लिया है? सरकार ने साथियों जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन है, जैसे मर्चेंट ट्रांजैक्शन यदि साफ सूत्रों में बात करें तो कई कंपनियों के द्वारा यूपीआई के वायलेट या फिर अन्य जो ट्रांजैक्शन जो ऐप है उन सभी के वायलेटों के माध्यम से यूपीआई के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को मर्चेंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो उन ट्रांजैक्शनों में अब जो है 2000 से, है ना, अधिक के लेन देन पर क्या होगा, उस पर शुल्क लगेगा, है ना। तो ये आपका हाल ही में न्यूज बना है, हालांकि इसकी न्यूज के बारे में पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही डेवलप किया है यूपीआई को, जिसे एनपीसीएल बोलते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति दी है ना। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई को यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति दी है, बिल्कुल सही है। अगला जो है एनपीसीएल ने 2000 से कम लेन देन के लिए पीपीआई का उपयोग करने के लिए 2000 से कम नहीं, इससे ज्यादा, है ना। तो ऑप्शन नंबर केवल ये जो है सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो यूपीआई जो सिस्टम है जो डिजिटल भुगतान करता है, ये जो है इसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिसे वायलेट के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसे यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और 2000 से ज़्यादा की लेन देन इसमें किया जाएगा तो शुल्क देना पड़ेगा, है ना। और कितना देना पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित यूपीआई में समय समय पर कई बदलाव होते रहे हैं। इसी कड़ी में एनपीसीआई ने एक नया फैसला लिया है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से 2000 रुपये से ज़्यादा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट के माध्यम से या फिर कार्ड से जो ये ट्रांजैक्शन होते हैं, प्रीपेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं से किए गए मर्चेंट ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी आप मर्चेंट मतलब कोई भी आप व्यापार के उद्देश्य से या फिर अन्य कोई बिजनेस के उद्देश्य से कर रहे हैं तो उस पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत में। अभी बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो स्थिति है बहुत बेहतर हो चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नंदन नीलेकनी। इनके मुताबिक जो है साथियों 40% से ज़्यादा आबादी आज के समय में यूपीआई का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे फैक्ट को आप मेंस में डाल सकते हैं इस प्रकार से, यूपीआई यदि क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में जोड़ करके तो। इसके अलावा यूपीआई की गवर्निंग बॉडी एनपीसीआई ने बताया
कि इंटरचेंज चार्ज पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, यहाँ कस्टमर पर कोई चार्ज नहीं लागू होगा, है ना, मतलब आम जो कस्टमर है उस पर कोई चार्ज नहीं लागू होगा। अब देखिए मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है। पीपीआई मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्हें नॉन बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। इन डिजिटल वॉलेट में व्यक्ति पहले से ही कार्ड या किसी दूसरे पेमेंट मेथड के जरिए पैसे ऐड कर लेता है और खरीदारी या फिर किसी जगह पेमेंट करने पर डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने पर ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो ये है आपका मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब बात कर लेते हैं यूपीआई, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार। इसे वर्ष 2016 में एनपीसीएल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। यह तत्काल भुगतान सेवा जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है और ये उसी का उन्नत संस्करण है जो 2016 में लॉन्च हुआ था। आगे बात करते हैं, यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से किसी भी भाग लेने वाले बैंक के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंडिंग, रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान। अब यूपीआई से कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट के संबंधित या फिर अन्य ऐप में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे गूगल पे में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुविधा दिया गया है। इसी प्रकार से वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तत्काल भुगतान सेवा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में से सबसे बड़ा है। मतलब जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन सभी में से यूपीआई जो है सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करें जिसके द्वारा यूपीआई का निर्माण किया गया है, तो राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बैंक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम को शुरू किया गया था। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 अब कंपनी की अधिनियम धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। तो ये था साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये टेक्सास जो विश्वविद्यालय है ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिल जाएगा और यहीं का एक विद्यार्थी रहे, उनका नाम है एक उद्योगपति जिनका नाम है नवीन जिंदल। तो नवीन जिंदल को ही हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के द्वारा दिया गया है। यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पढ़ देते हैं, अमेरिका में डलास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय ने भारतीय उद्योगपति नवीन जिंदल को उद्योग, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेक्सास विश्वविद्यालय 1992 बैच के पूर्व छात्र जिंदल को 25 मार्च को एक आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया है। अब देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है यहाँ पर किस लिए दिया गया है, तो यह पुरस्कार टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा अपने पूर्व छात्रों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार के जरिए उस पूर्व छात्र को सम्मानित किया जाता है जिसने समाज को बेहतर बनाने में असाधारण योगदान दिया है, विश्वविद्यालय के बदलाव में अहम भूमिका निभाई हो और अन्य लोगों को प्रेरित किया हो, ऐसे लोगों को दिया जाता है ना। अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, चर्चा में रहा था पथ श्री रास्ता श्री परियोजना किस राज्य से संबंध रखता है ना। तो ये जो हो जाएगा साथियों, सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्हीं के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है पथ श्री रास्ता श्री योजना, जो मुख्य रूप से सड़कों का पुनर्निर्माण से संबंध रखता है ना। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री रास्ता श्री नाम का इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य की सड़कों का निर्माण या फिर पुनर्निर्माण और उन्नत करने का काम किया जाएगा। तो ये आप बस याद रख सकते हैं। हाल ही में साथियों डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। जगदीप धनखड़ के बाद ये बने हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था साथियों आज का कंप्लीट सेशन जिसमें हम लोग 1 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिटेल में चर्चा किए, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ।
और एकदम बेहतर तरीके से, है ना। तो आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ, और बहुत जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे कि यूपीएससी पीटी को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिसमें हम लोग का मैराथन सेशन भी हो सकता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट अपना जो सिलेबस है उसको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से रिकॉल करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। तो साथियों खुश रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम जैसे गरीब छात्रों के लिए मंजिल अचीव करने का एक ही हथियार है, वो है मेहनत, वो है बेहतर तरीके से मेहनत। तो यही मेहनत आपको बहुत खूबसूरत बनाएगा, आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगा, और आपके पेरेंट्स के फिक्र को फक्र में बदलेगा। तो यही एक तरीका है, इसे बेहतर तरीके से करते रहें और प्रयास करें कि आप बहुत जल्द आप अपने कामयाब पर पहुंचे। इसके लिए थोड़ा तेज गति से भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो यही खूबसूरत बातों के साथ ये सेशन हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।